आइए जानते हैं कैसा होगा साल 2025 कर्क लग्न या कैंसर लग्न और राशि के लोगों के लिए। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। जानते हैं सबसे पहले धन भाव के बारे में, धन के बारे में कि क्या स्थितियां हैं। मंगल से शुरू करते हैं। साल की शुरुआत से मंगल लग्न में हैं, रेट्रोग्रेड हैं, नीच राशि में हैं। मंगल जब भी लगन में आते हैं कर्क लग्न वाले लोगों के लिए ये एक योग कारक प्लैनेट है। ये पंचम के और दशम दो भावों के स्वामी है, एक केंद्र और एक त्रिकोण। तो ये परम योग कारक बन जाते हैं कर्क लग्न के लोगों के लिए, लेकिन लग्न में नीच के हैं। फिर भी धन देने के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा प्लैनेट है। ईयर एंड के टाइम पे जुपिटर भी आपके लग्न में आ जाएंगे। जुपिटर यहाँ आकर के उच्च के हो जाएंगे और वो वैसे भी धन के, प्रोस्पैरिटी के, भाग्य के सिग्निफिकेटर हैं। नेचुरल कालपुरुष कुंडली में वो नवम के स्वामी हैं, तो भाग्य कारक हैं। और जब भी वो लगन में आते हैं तो भाग्य को राइज मिलता है। प्रोस्पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव यानी कि एक केंद्र के स्वामी हैं और मार्च के बाद ये आपके नवम भाव में आ जाएंगे। शनि जब नवम भाव में आएंगे यानी केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में आएगा, धन के लिए ये भी अच्छा है। और 1.5 से 2 महीने के लिए ये वहाँ राहु के साथ होंगे। राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको धन देने के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र एग्जॉल्ट होकर के आपके 9th हाउस में आएंगे। शुक्र आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब वो जब 9th हाउस में आएंगे, एग्जॉल्टेशन में आएंगे और खास करके जब वो राहु के पास आएंगे, राहु के साथ आएंगे, तो ये धन को बहुत एक्सपैंड करने का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, त्रिकोण भाव में बनता है। शुक्र अपने आप में वैसे भी लग्जरी के और धन के कारक हैं। काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, तो ये धन को खूब बढ़ाते हैं। हालांकि मई 2025 में राहु और केतु, गुरु के साथ राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। केतु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे जो आपके संचित धन का भाव होता है। और वहाँ पर जब केतु आते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कोई रिस्की वेंचर्स हैं तो वहाँ पे आपको देखभाल करके इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कभी कभी सेविंग्स में अड़चने पैदा करते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। मंगल एक बहुत अच्छा आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन असल में उसका जो स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव से वह एक क्रूर प्लैनेट है। तो जब भी इस तरह के प्लैनेट लग्न में आते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं और बल्कि ये रेट्रोग्रेड होकर के अपनी पिछली राशि में यानी आपके 12वें भाव में भी फॉल बैक भी करेंगे, तो वो भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है एक प्लैनेट के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड इन्फेक्शंस, हेडेक्स, एसिडिटी, डाइजेशन इश्यूज, और जब वो अपने से पिछली राशि में फॉल करेंगे तो उस समय पे आंखों की कोई समस्या या पैर के निचले हिस्से, एंकल, फीट, यहाँ पे भी किसी तरह की चोट चपेट या दर्द की संभावना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। दूसरी चीज़, जब गुरु ईयर एंड के आसपास आपके लग्न में आ जाएंगे तब भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब मैं आपको वेल्थ के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया कि गुरु एक नेचुरल, नैसर्गिक रूप से शुभ प्लैनेट है, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, बट आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। और जो छठे भाव का स्वामी होता है वो रोग, ऋण और रिपु कहीं ना कहीं इससे संबंध बनाता है। तो कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, ऐसा हेल्थ इशू जो बार बार नैग करे, बार बार आए, शनि भी जो कि अपने आप में डिजीज़ के कारक होते हैं, सिग्निफाई करते हैं, वो भी आपके लग्न यानी कि आपके शरीर, आपकी बॉडी से ट्राइन में है 9th हाउस में। तो शनि का भी एक इफेक्ट आपके ट्राइन कनेक्शन आपके लग्न पे रहेगा। जुपिटर रोगेश होकर के आपके लग्न पर एग्जॉल्ट होकर के आएंगे। वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। वैसे भी कर्क लग्न के जो लोग हैं, जल प्रधान, जल तत्व उनका प्रधान होता है, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको अक्सर रहते हैं। जुपिटर अपने आप में कफ के कारक हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारक हैं। तो जब वो आपके लग्न में आएंगे तो आपको वेट से रिलेटेड इशू हो सकता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, और आपको कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वेट गेन हो जाए। लिवर हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, डाइजेशन का भी ध्यान रखना चाहिए।
जिन लोगों को साइनस आदि की प्रॉब्लम है वो शायद थोड़ा सा अग्रवेट हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रिकॉशनरी जो आप कर सकते हैं करिए। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है और है तो आपको डॉक्टर से, सही डॉक्टर से मिलकर उनसे सलाह लीजिए। आपके सेकेंड हाउस में केतु का गोचर मई के बाद होगा और अष्टम में राहु का। राहु अष्टम में कभी कभी इस तरह की डिजीज देते हैं जिनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता, यानी कि कोई प्रॉब्लम जो आपको बार बार परेशान कर रही है और आप ही जानते हैं कि उससे आपका क्या हाल हो रहा है, बट जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो कुछ खास निकल के नहीं आता। तो इस तरह की लॉन्ग टर्म चलने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो अष्टम के राहु दे सकते हैं। अब वो आपके गोचर में केवल 1.5 साल के लिए वहाँ आएंगे, तो इस दौरान आपको ऐसी कोई समस्या परेशान कर सकती है। पर ऐसा नहीं है कि गोचर की जो ट्रांजिट होती है, अगर आपके नेटल चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाव में, क्योंकि राहु से हमेशा ही 180 डिग्री ऑपोजिट रहते हैं केतु, तो जब आपके दूसरे भाव में केतु होंगे, जो आपके फूड का भी भाव है, आपके स्पीच का भी भाव है और आपके संचित धन का भी भाव है, तो यहाँ पर एक तो आपको अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। यू माइट बिकम वेरी, इधर यू विल स्पीक लेस, और आप जब बोलेंगे तो शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, बिना ये सोचे बोल दे कि सामने वाले को कैसा लगेगा। और ख़ास करके मिड ईयर के बाद जब मंगल आपके कर्क से, आपके लग्न से सेकंड भाव में आएंगे और केतु से वहाँ मिलेंगे कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। आपके खाने पीने की आदतें आपको सुधारनी चाहिए। आपको एक लेज़ी जो लाइफस्टाइल है कि फास्ट फूड खा लिया या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। डेंटल इश्यूज़, आई से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो इन सबको आपको एड्रेस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो मेरी एडवाइस है कि कोई भी रिस्की वेंचर्स हैं वहाँ पे आंख मूंद कर इन्वेस्ट ना करें। मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करें, एनालाइज करें, देखें, किसी से सलाह लें और उसके बाद ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, राहु के साथ है। बिजनेस में एक्सपेंशन होगा। राहु के साथ होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नया आइडिया आपके दिमाग में आए, या फॉरेन से भी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जुड़े जिसमें कि आप कुछ धन कमा सकें। जॉब के लिए भी स्थिति ठीक है। केवल ये है कि आपके जो प्रोफेशन का हाउस है, 10वां भाव है, कर्म भाव है, वहाँ से ट्राइन में केतु आ जाएंगे मिड ईयर के बाद, मई 18 मई के आसपास। वो कभी कभी आपके कार्य क्षेत्र में या तो बदलाव या फिर आपको डिटैचमेंट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपके काम में कम मन लग रहा है या कुछ है, तो आपको कुछ साइड बाय साइड ऐसी एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए जो आपको रिलैक्स रखे, आपका मन बैलेंस होता रहे। आपको इम्पल्सिवली डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं। वाटर साइन है, कर्क लग्न के लोग, वृश्चिक लग्न के लोग और मीन लग्न के लोग जनरली इमोशन ड्रिवन माने जाते हैं, जिसमें से कि कर्क के शायद सबसे ज़्यादा ही होंगे। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। योर प्रोफेशनल डिसीजंस शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय योर इमोशनल आउटबर्स्ट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जैसे कि आपकी लव रिलेशनशिप, संतान, प्रोजनी और एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स के लिए मिड ईयर के बाद साल अच्छा है। आपके लव रिलेशनशिप के लिए शुरू के जो 4-6 महीने हैं ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई समस्या चल रही है और आपने इफ़ यू डोंट हैंडल इट विथ केयर, प्रॉबेबली वहाँ पे एक ब्रेकअप सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए माय सजेशन वुड बी कि आप अगर कोई भी तरह का डिसीजन लेने के फेज़ में हैं, या तो आपके रिलेशनशिप को आपको छोड़ना है या आगे उसे नेक्स्ट स्टेप पे मैरिज में कन्वर्ट करना है, दोनों ही स्थितियों में जून तक अपने डिसीजन को आप टाल दीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि हो सकता है मिड ईयर तक, जब तक ये राशियों का परिवर्तन नहीं होता, ये भी हो सकता है कि आप एक सही डिसीजन ना ले पाएँ, क्योंकि इस वक्त आपके पंचम से त्रिकोण में राहु का गोचर है। राहु मई में जब अपनी राशि बदलेंगे तो उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव से, दृष्टि कह लीजिए या ट्राइन कनेक्शन कह लीजिए, वो आपके पंचम भाव से हट जाएगा। शनि भी जब आपके अष्टम भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे मार्च में, तब उनकी भी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव से हट जाएगी। तो 2 मेलेफिक एस्पेक्ट्स का वहाँ से हट जाना काफ़ी रिलीफ देगा। और जब नवंबर में जब
जुपिटर भी आपके लग्न में आ जाएंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत अमृतमय मानी जाती है। वो जब पंचम भाव में आएगी तो आपको वहाँ पे बहुत बेटरमेंट, बहुत रिलीफ महसूस होगा। तो अभी कुछ समय के लिए आपको कोई भी मेजर डिसीजन अपने रिलेशनशिप को लेकर के नहीं लेना चाहिए। प्रजनी की जहाँ तक बात है, वहाँ भी आपको अगर इफ़ यू आर प्लानिंग तो वो आपको जून के बाद ही ज़्यादा सक्सेसफुल टाइम दिखाई देता है। और आपकी जो जिन लोगों के बच्चे हैं, उनकी प्रथम संतान जिसे पंचम भाव से देखा जाता है, उनके लिए भी जो साल का 6 महीने के बाद का जो हिस्सा यानी कि लास्ट के जो 6 महीने हैं वो कहीं बेहतर हैं। तो ये थी आपके 2025 की कुछ एक भविष्यवाणियाँ। आई होप कि ये आपको गाइडेंस देंगी, इनसे आप गाइडेंस लेंगे, आपको मदद मिलेगी। आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए दूध और जल का अभिषेक शिवलिंग पर ज़रूर करना चाहिए और माँ पार्वती, माँ दुर्गा की उपासना आपको करनी चाहिए। अगर आपकी कोई कुल देवी हैं उनकी उपासना आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से जो ऑब्स्टिकल्स जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया, ये आप बहुत इजीली उनको टाल पाएंगे और आपकी जर्नी जो है वो अच्छे से निकल पाएगी। पूरे साल की आपको फोकस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ये नया साल आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।